सात भाइयों की एक बहन की कहानी। किसी गांव में एक बहन अपने सात भाई के साथ रहा करती थी। सात भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी और संस्कारी थी। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार और लगाव था। एक दिन बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को लेकर अपने खेत में काम करने चले गए, क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी भाई खेत में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते। सातों भाइयों की अकेली छोटी बहन घर में खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी का साग तोड़कर लाती और बड़े प्यार से सरौटी का साग की सब्जी बनाने से पहले बैठी सब्जी फल आदि काटने के औजार से साग को काटने लगती। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठी और खून की तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका हाथ पूरा खून खून हो जाता है। तब बेचारी बहन सोचने लगती है कि अब क्या करूं? अगर घर की दीवार में पोंछती हूँ तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और अपने कपड़े में पोंछती हूँ तब भी देख लेंगे। उसे कुछ समझ नहीं आता है और वह सोचती है क्यों न मैं साग में ही खून पोंछ दूँ। इसीलिए वह सब्जी पकाने वाले साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बनाती। जब सभी भाई अपने खेत से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और पानी देती है। सभी भाई खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ भी करते हैं। वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, लेकिन आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत और अलग है। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो बेचारी बहन डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता ना चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई। फिर वह थोड़ा सोच कर बोलती है, कुछ नहीं भैया, हमेशा की तरह जैसे सब्जी पकाती हूँ वैसे ही बनाई हूँ। इतनी स्वादिष्ट सब्जी खाकर भाई फिर से अनुरोध करते हैं कि अगले दिन तुम वही सब्जी बनाना। इसलिए बहन फिर से वही सब्जी बनाती है, लेकिन भाइयों को पिछले दिन जैसा स्वाद नहीं मिलता है। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन और मस्तिष्क में उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा सातों भाइयों में थी। उसने उस दिन खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। बेचारी बहन सातों भाइयों की जिद करने पर मजबूर हो जाती है और उस दिन की सारी घटना बताती है। बहन की बातों को सुन किसी को भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर सातों भाई बाहर निकलकर आपस में बात करने लगते हैं। अगर बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये सोचकर सभी भाइयों के बीच चर्चा होने लगती है। छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने अपनी बहन को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए। अपनी बहन का मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए, इसका आभास उसकी बहन को नहीं था कि किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस को खाने की प्लानिंग कर रहे थे। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने अपनी बहन को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं। चलते चलते बहन बहुत थक जाती है। वह अपने भाइयों से कहती है, भैया मैं बहुत थक गई हूँ और कितने दूर जाना है, कब पहुँचेंगे हम। भाई, थोड़ी देर बहन, और थोड़ी दूर ही बचा है, अब हम पहुँच जाएंगे। यह कहकर वह आगे बढ़ता रहता। आखिर में सातों भाई मिलकर अपनी बहन को घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ पहले से ही एक मचान बना हुआ होता है वृक्ष के ऊपर। उस मचान के ऊपर बहन को बैठने के लिए कह देते हैं। बहन, तुम इस मचान पर बैठ जाओ, जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस तरह सातों भाई अपने बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी बहन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके भाई कर क्या रहे हैं। बेचारी बहन चुपचाप मचान पर बैठी रहती है।
भाई वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर छोटे से पहाड़ पर अपना धनुष लेकर खड़े हो जाते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से बाणों को तेज धार करते हैं। टुंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी सातों भाइयों की बहन को पूरी बात समझ आ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इसका मतलब है जान से मारना ही है दादा साहब, तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और अपनी बहन पर लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। छयों भाइयों का निशाना खा ली जाता है और सातवां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में अपने सातों भाइयों में सबसे निपुण था। बहन जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। छयों भाई छोटे भाइयों पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। बहन हर बार की तरह इस बार भी वह गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे बहन के सीने में छेद कर देता है और बहन की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके भाई शरीर के मांस को खाने के लिए किस तरह से काट रहे हैं, लेकिन उसका छोटा भाई अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर बहुत रो रहा था। लेकिन बड़े भाइयों के कहने पर वह चुपचाप यह सब देख रहा था। बड़े भाई उसे डरा धमका कर बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए भेज देते हैं। बेचारा छोटा भाई जंगल में जाकर एक एक लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन वह समझ नहीं रहा था कि किस तरह से इन लकड़ियों को लेकर जाओ। वह बैठकर बहुत रो रहा था। तभी वहाँ पर एक नाग देवता प्रकट होते हैं और पूछते हैं क्यों रो रहे हो। वह इधर उधर देखता है लेकिन कोई भी नज़र नहीं आता है। फिर वह देखता है कि नाग देवता बोल रहे हैं। वह नाग देवता को अपनी पूरी आपबीती सुनाता है। फिर नाग देवता उसे कहते हैं, मैं लकड़ी में रस्सी की तरह लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। छोटा भाई ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई इतनी छोटी रस्सी 7 टुकड़ों के होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर आया है। इसके बाद वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद कर भेज देते हैं। छोटा भाई पानी लाने के लिए एक छोटा कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, लेकिन पानी तो छेद होने के कारण वहीं गिर जाती है, जिस कारण से वह वहीं सोचने लगता है और रोता है कि पानी को किस तरह लेकर जाऊं। अगर मैं पानी लेकर नहीं गया तो बड़े भैया लोग मुझे बहुत मारे पीटेंगे। यह सारी घटना कुएं के मेंढक, केकड़ा और मछली सुन और देख रहे थे और वे तीनों उस लड़के को रोता देखकर पूछते हो क्यों रो रहे हो। फिर वह अपनी आपबीती उन लोगों को सुनाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन का शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मार पीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो। सब मेंढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो। तुम्हारे भाई जब तुम्हारी बहन के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर वह लड़का बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा केकड़ा और मछली ने कहा था। बहन का पका हुआ मांस जब भाई को परोसा जाता है, सभी भाई जब बहन का मांस खा रहे होते हैं
तब छोटा भाई मछली को खाता है। जब भाई हड्डी खाते हैं तब छोटा भाई केकड़ा खाता है। और बड़े भाई से छुपाकर वह सभी मांस को जमा कर गड्ढे में डाल देता है। समय बीतता जाता है और कुछ वर्षों के बाद जहाँ भाई ने अपनी बहन की मांस को डाला था वहाँ बांस का एक पौधा उग जाता है। इस घटना के सालों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बसौंदा के पास से गुजर रहा होता है और वह सुंदर सुंदर बांस के बूंदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से वाद्य यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज़ आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपन बांस। जोगी फिर बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट ले जाता है कि इस बांस का आवाज़ इतना सुंदर है, अगर केंद्रा बनाया जाए तो कितना मधुर आवाज़ निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है इसकी ध्वनि से लोग बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े भाई के घर पहुंच जाता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है। लेकिन इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागो मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा भाई मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की तरह वही धुन ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर दुश्मन का घर बजता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते। सबसे अंत में जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता, जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर छोटे भैया का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा भाई मोहित हो जाता है और यह धुन कर छोटे भाई से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह से मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है और जोगी से अच्छे मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। समय बीतता जाता है और एक दिन छोटा भाई अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। जब वह घर लौटता है तो देखता है उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छी तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा भाई सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। फिर वह अपने नौकर से पूछताछ करता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकर के मना करने पर वह सोचता है शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी वह घर के बाहर काम के लिए जाता यही घटना बार बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण एक दिन उसने मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ पड़ी, आखिर मेरे कमरे को इतना सुंदर ढंग से कौन सजा कर जाता है। वह अपने भाई और भाभीयों से भी पूछता और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन वह सच्चाई पता करने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं बोलकर चला जाता है। छुप कर वापस आ जाता है। अपने कमरे की दरवाजे पर चुप्पी से खड़ा हो जाता है। कुछ समय इंतजार करने के बाद वह देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर उसी केंद्रा में जाकर समा जाती है। यह सब देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल उसकी छोटी बहन के जैसी थी। छोटा भाई अगले दिन फिर से उसी प्रकार से छुप जाता है और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई कर वापस केंद्रा में जाने वाली होती है, वह उस केंद्रा को जला देता है, जिसके बाद से वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी से एक साथ प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं।